नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष में हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आज जौनपुर, देवरिया और गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जौनपुर में उपचुनाव को लेकर नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जौनपुर से दोपहर 2 बजे देवरिया के लिए रवाना हो जाएंगे और देवरिया में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। देवरिया से फिर गोरखपुर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4:10 पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो आपको बता दें कि जौनपुर, देवरिया और गोरखपुर के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ को जाना है। रात्रि विश्राम गोरखपुर में करेंगे, गोरखनाथ मंदिर में, और फिर कल गोरखपुर से रवाना होंगे। फिलहाल देवरिया, जौनपुर और गोरखपुर के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो रहे हैं। तो शाम लगभग 4:10 पर गोरखपुर पहुंचने का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहेगा। उपचुनाव को लेकर नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो जौनपुर और देवरिया के अंदर उपचुनाव को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां तमाम नेताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आगे की जो रणनीति उपचुनाव को लेकर होनी चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। जो तमाम तैयारियां हैं, क्योंकि कोविड काल में बड़ी बैठकें, बड़े सम्मेलन या बड़े सभाएं नहीं हो सकती, तो ऐसे में वर्चुअली कैसे कनेक्ट किया जाए तमाम लोगों के साथ, क्षेत्रीय लोगों के साथ, इस पर भी बातचीत होगी। तो देवरिया में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो उपचुनाव को लेकर नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। आज जौनपुर, देवरिया और गोरखपुर जाने का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का है। तो उपचुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। दोपहर 2 बजे जौनपुर से देवरिया के लिए प्रस्थान करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में आज रात्रि विश्राम करेंगे, लेकिन इससे पहले देवरिया पहुंचेंगे। देवरिया में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा उपचुनाव को लेकर यहां बैठकें चलेंगी। उपचुनाव को लेकर तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं से मुलाकात चलेंगी। इससे पहले जौनपुर जाने का कार्यक्रम है। जौनपुर में भी यही सिलसिला रहेगा। दोपहर 2 बजे जौनपुर से रवाना होकर देवरिया पहुंचने का कार्यक्रम है और उसके बाद 4:10 पर गोरखपुर पहुंचने का कार्यक्रम रहेगा। जौनपुर से हमारे संवाददाता सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, जौनपुर पहुंच गए हैं क्या सीएम योगी आदित्यनाथ? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी जौनपुर पहुंच के कार्यक्रम स्थल पर और अपने जो है पदाधिकारी और कार्यकर्ता को संबोधन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट पर देहावसान होने के बाद चुनाव होना है, उसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को अंदर जोश भर रहे हैं, जीत का मंत्र बता रहे हैं। आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है हम तक सुशील, लेकिन जो आपने जानकारी दी कि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच गए हैं और इसके साथ ही साथ वहां पर अभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। यानी कि उपचुनाव की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को लेकर यहां पर तमाम निर्देश दे रहे हैं, तमाम जानकारियां ले रहे हैं। तो ये अभी जौनपुर से तस्वीरें सामने आएंगी। आपको बता दें कि जौनपुर के अंदर अभी हमारे संवाददाता जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। इसके बाद 2 बजे जौनपुर से देवरिया पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद शाम 4:10 पर गोरखपुर पहुंचने का कार्यक्रम रहेगा। तो 3 जिलों यानी कि जौनपुर, देवरिया और गोरखपुर जाने का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का आज है। तो जौनपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें इसके बाद देवरिया पहुंचेंगे और फिर गोरखपुर जाने का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहेगा। तो फिलहाल जौनपुर पहुंचे हुए हैं। जौनपुर में उपचुनाव के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, बातचीत चल रही है और उसके बाद देवरिया के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज जौनपुर, देवरिया और गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि जौनपुर में उपचुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है आज। जौनपुर में दोपहर 2 बजे देवरिया के लिए प्रस्थान करेंगे। तो जौनपुर से दोपहर 2 बजे देवरिया के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जौनपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। जौनपुर से दोपहर 2 बजे देवरिया के लिए प्रस्थान करेंगे। जौनपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ।
तो वहीं यूपी सरकार ने शुरू की बजट लाने की तैयारी। वित्त वर्ष 2020 और 21 के बजट को लेकर शुरू हुई है तैयारी। यूपी सरकार ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगा है। 2020 और 21 के लिए राज्य का बजट बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों से नए वित्तीय वर्ष के लिए व्यय अनुमानों की मांगी है प्रस्ताव। सभी विभागों को 30 नवंबर तक प्रस्ताव देने का आदेश है। नए वाहनों की खरीद के साथ ही अनुपयोगी योजनाओं का प्रस्ताव ना भेजने का निर्देश है। नई योजना के लिए प्रस्ताव तभी भेजें जब चालू योजना का काम पूरा हो गया हो। एसीएस संजीव मित्तल ने सभी विभागों के एसीएस, सीएस और सचिव और विभाग अध्यक्षों को लिखा है पत्र। यूपी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव है और वहीं इस बजट का आकलन यथार्थपरक करने का आदेश है और यूपी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया। यह भी कहा गया कि भले ही प्रस्ताव भेजने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है, लेकिन यदि इससे पहले प्रस्ताव तैयार हो जाए तो उसे लगातार भेजते रहें। तो यूपी सरकार ने शुरू की बजट लाने की तैयारी। आपको बता दें कि तमाम विभागों से बजट के प्रारूप को मांगना शुरू कर दिया गया है। तमाम विभागों से आने वाले साल के लिए खर्च का ब्यौरा मांगा जा रहा है। अब खबर लखनऊ से। यूपी में गांव की तस्वीर बदलने की तैयारी की जा रही है। यूपी के गांव में छोटे छोटे उद्योग स्थापित करेगी सरकार। किसानों को उद्यमी बनाने की तैयारी है, इसलिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। यूपी के गांव गांव में स्थापित किए जाएंगे छोटे छोटे उद्योग। कृषकों की तरफ से स्थापित किए जाएंगे उद्योग। इन उद्योगों से स्थानीय ग्रामीणों को मिल सकेगा रोजगार। खाद्य प्रसंस्करण से लेकर घरेलू दैनिक उपयोग के वस्तुओं को लेकर भी लगेंगे उद्योग। राज्य सरकार ने इसके लिए वृहद कार्य योजना की तैयारी शुरू कर दी है। गाय और अन्य पशु आधारित भी यहां पर उद्योग लगेंगे। दूध और दूध के उत्पाद के अलावा गोबर, गौमूत्र से जुड़े उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा शहद उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट, अंडा उत्पादन, मुर्गी पालन, बकरी और रेशम उत्पादन के साथ साथ भूसा, चुन्नी भूसी उद्योग और पशुपालन, इसके अलावा मत्स्य आहार उत्पादन आदि को भी बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। प्रदेश में किसानों को उद्यमी बनाने की तैयारी की जा रही है और योजना के तहत ये उद्योग भी कृषि आधारित ही होंगे, जिसका रॉ मटेरियल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा। वहीं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से लेकर कृषि, पशुपालन और रेशम समेत कई अन्य विभागों को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जबकि डेवलपमेंट और माइक्रो एंटरप्राइजेज इन रूरल एरियाज की मूल अवधारणा के तहत किसानों को उद्यमी बनाया जाएगा, जिससे उनकी इनकम को दोगुना किया जा सके। इसमें खाद्य प्रसंस्करण के बाद सबसे ज्यादा प्रमुखता पराली से जुड़े उद्योगों को दी जाएगी, ताकि पराली जलाने की घटनाएं पूरी तरह से रुक सके। और सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के दबाव में पराली आधारित उद्योगों का प्रदेश में जाल बिछाने की तैयारी की जा रही है। योजना तैयार की गई है, जिसमें पराली से तैयार वस्तुओं की मार्केटिंग को भी शामिल किया गया था। तो वही मशहूर अभिनेता अनुपम श्याम ओझा ने सीएम को एक पत्र लिखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को अस्पताल से ये बेहद भावुक एक चिट्ठी लिखी है। बीमारी के वक्त कठिन परेशानी में बड़ी मदद के लिए जताया आभार। मशहूर अभिनेता ने चिट्ठी में लगाई सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। बीमार है अनुपम श्याम ओझा, मुंबई में चल रहा है इलाज। पैसा ना होने के चलते इलाज में परेशानी आ रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए थे इलाज के लिए 20 लाख की मदद। यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले अनुपम श्याम ओझा ने फिल्म सिटी के लिए भी सीएम का आभार जताया है। तो कई सीरियल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके अनुपम श्याम ओझा इस वक्त मुंबई में बीमारी से जूझ रहे हैं और आर्थिक मदद की जरूरत थी, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी मदद की और इसके लिए उन्होंने आभार जताया है। तो वहीं सांसद और अभिनेता रवि किशन को मिली धमकी। ड्रग्स माफिया का मुद्दा उठाने के बाद धमकियां मिली हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे गोरखपुर के सांसद रवि किशन। रवि किशन को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। आपको बता दें कि संसद के अंदर रवि किशन ने यह मुद्दा उठाया था, ड्रग्स का मुद्दा उठाया था और उन्होंने बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का किस तरीके से रैकेट चलता है उस पर बातचीत की थी। उसके बाद जया बच्चन की तरफ से उन पर कटाक्ष किया गया था और वो काफी विवादित घटनाक्रम रहा था और उसी को लेकर अब यहां ड्रग्स माफिया का मुद्दा उठाने पर रवि किशन को लगातार धमकियां मिल रही हैं और इसी मुद्दे को लेकर आज गोरखपुर सांसद रवि किशन उनसे मुलाकात करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होंगे और वहीं पर शायद मुलाकात रवि किशन कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से ड्रग्स माफिया का मुद्दा उठाने के बाद धमकियां मिल रही हैं और धमकियों को लेकर यहां मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से कर सकते हैं सांसद रवि किशन। तो लगातार रवि किशन को धमकियां मिल रही हैं। ड्रग्स का मुद्दा उठाने के बाद धमकियां मिल रही हैं। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। अवनीश जी, किस तरीके की जानकारी है, क्योंकि रवि किशन को लगातार धमकियां मिल रही हैं ड्रग्स का मुद्दा उठाने को लेकर, ये जानकारी है? सांसद रवि भोजपुरी फिल्मों के जाने माने नाम है और जिस तरीके से संसद में बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स
ट्रैफिकिंग का पूरा उसको लेकर के सवाल उठाया था। उसके बाद अनजान नंबरों से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से उनको धमकियां मिल रही। इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर होंगे, तो संभव है कि रवि किशन भी गोरखपुर में उनसे मुलाकात करें। तमाम मसलों पर जो है वो अपनी अर्जी भी मुख्यमंत्री को देंगे, इस बाबत उनको जानकारी भी देंगे, क्योंकि तमाम मुश्किलों के बाद, तमाम सारे विरोधों के बावजूद उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया था। उसके बाद काफी सारा विरोध का भी उनको सामना करना पड़ा था, लेकिन मजबूती से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और इस बात की मांग की थी कि बॉलीवुड के अंदर जो भी ये ड्रग माफिया है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए और जो बॉलीवुड के किरदार भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ड्रग्स माफिया का मुद्दा उठाने के बाद धमकियां मिली हैं। तो जौनपुर में है सीएम योगी आदित्यनाथ। जौनपुर में उपचुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक चल रही है। जौनपुर से दोपहर 2 बजे देवरिया के लिए प्रस्थान करेंगे। देवरिया में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। देवरिया से गोरखपुर जाने का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ करेगा। शाम 4:10 पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो जौनपुर से दोपहर 2 बजे रवाना होंगे देवरिया के लिए। फिलहाल जौनपुर में हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और जौनपुर में इस वक्त बैठकें चल रही हैं। अधिकारियों के साथ बैठकें चल रही हैं। उपचुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये उस दौरान की तस्वीर जब सीएम का हेलीकॉप्टर पहुंचा जौनपुर, और जौनपुर की ही तस्वीर हम ये आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 2 बजे फिलहाल यहां से अब देवरिया के लिए प्रस्थान करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त जौनपुर में हैं और जौनपुर के बाद देवरिया जाएंगे और फिर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जौनपुर में इस वक्त तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें चल रही हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव यहां पर होना है और उपचुनाव को लेकर यहां पर बैठकें चल रही हैं कि किस तरीके से तमाम तैयारी और रणनीति रखी जाए, क्योंकि कोविड काल में सभाएं बड़ी नहीं हो सकती हैं। ऐसे में वर्चुअली आपको जुड़ना होगा, तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा और उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए कैसे आप अपने पक्ष में माहौल बनाएं, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत सीएम योगी आदित्यनाथ की चल रही है। ब्रेक के बाद खबर बुलंदशहर से, जहां पर सिकंदराबाद कोतवाली पहुंचे मेरठ जोन के आईजी प्रवीण कुमार। आईजी ने कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। मालखाने से लेकर शिकायतों की ली गई जानकारी। निरीक्षण में नहीं मिली बड़ी खामियां। आईजी के लौटने के बाद सिकंदराबाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। तो आईजी ने कोतवाली पहुंचकर तमाम जानकारी ली। मालखाने से लेकर शिकायतों की जानकारी ली गई है। इसके अलावा निरीक्षण में नहीं मिली बड़ी खामियां। आईजी के लौटने के बाद सिकंदराबाद पुलिस ने यहां पर राहत की सांस ली। आईजी ने कोतवाली के अंदर तमाम निरीक्षण किए हैं। मालखाने से मिली शिकायतों की भी जानकारियां ली हैं और निरीक्षण किया है। तो वहीं गाजियाबाद से खबर, नगर आयुक्त महेंद्र तंवर का बड़ा कदम। नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार को लेकर यह बड़ा कदम उठाया गया। नगर निगम में लागू होगी ERP प्लानिंग। नगर निगम में बनाया जाएगा कंट्रोल रूम। प्रदेश में पहली बार लागू होगी ऐसी व्यवस्था। सबसे ज्यादा घोटालों के मामले में प्रकाश विभाग, जल विभाग सामने आए हैं। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को कंट्रोल रूम का उद्घाटन होगा। तो प्रदेश में पहली बार लागू होगी ऐसी व्यवस्था। सबसे ज्यादा घोटालों के मामले में जल विभाग और प्रकाश विभाग सामने आए हैं। ऐसे में 2 अक्टूबर को कंट्रोल रूम का उद्घाटन होगा। एक कंट्रोल रूम बनेगा और ऐसी व्यवस्था पहली बार लागू होगी। नगर आयुक्त महेंद्र तंवर ने यह बड़ा कदम उठाया है। यादराम भारती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम, नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार को लेकर कदम उठाए गए कि कंट्रोल रूम बनेगा, बिजली विभाग, प्रकाश विभाग, इन सबको लेकर किस तरीके से काम करेगा ये? और देखिए, गाजियाबाद जो नगर आयुक्त है महेंद्र तंवर, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि पिछले काफी समय से, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, तेल चोरी हो या फिर अन्य जो मामले हैं प्रकाश विभाग में घोटाले का मामला हो, तमाम अन्य मामले सामने आते रहे हैं। तो उसी को लेकर के एक ERP स्कीम जो है वो नगर आयुक्त ने लागू की है। इस पूरी
प्लानिंग के साथ अगर काम चलता है तो सारा जो काम है नगर निगम का वो कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा और उसके बाद सिस्टम पर यानी कि कंप्यूटर पर हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम जो कंप्यूटर है उस पर होगा। और सबसे बड़ी बात की एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जा रहा है जो कि 2 अक्टूबर को जिसका उद्घाटन है। सारी समस्याओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इस कंट्रोल रूम का निर्माण कराया जा रहा है जो कि 2 अक्टूबर को उद्घाटन होगा और सीधे तौर पर अधिकारी इस कंट्रोल रूम से जुड़ सकेंगे और जो भी समस्या है पब्लिक की वो अलग अलग विभागों में न जाकर के सिर्फ एक ही कंट्रोल रूम पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर गाजियाबाद में पूरे प्रदेश में जो ये व्यवस्था है गाजियाबाद में सबसे पहले लागू हो रही होगी और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर इस प्लानिंग के बाद जो चोट है वो लगनी तय है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं महोबा में क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या में एक बड़ा खुलासा हुआ। इंद्रकांत त्रिपाठी ने अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से आत्महत्या की थी। पुलिस की थ्योरी यह है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बड़ा खुलासा किया। कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के पिस्टल से ही गोली चली थी। एडीजी ने कहा आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था इंद्रकांत त्रिपाठी, एसपी से भी परेशान था। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी। एसआईटी ने मामले में पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार और एसओ देवेंद्र शुक्ला को बेकसूर बताया है। इंद्रकांत की पिस्टल ले गए थे साले ब्रजेश शुक्ला और पार्टनर बल्लू। ऐसे में कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर जांच कमेटी पर सवाल खड़े होते हैं। तो इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या और आत्महत्या के बीच झूलती है जांच में फिलहाल पुलिस की थ्योरी यह है कि यह आत्महत्या थी। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जांच रिपोर्ट और जांच कमेटी के बाद कुछ सवाल उठ के पूछना लाजमी है। अगर आला कत्ल गायब था तो फिर परिवार पर आरोपी बनाते हुए कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये बड़ा सवाल है। आला कत्ल गायब हो गया था तो परिवार ने क्यों यहां पर परिवार को आरोपी नहीं बनाया गया? तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर हत्या की आशंका जताकर इंद्रकांत त्रिपाठी ने आत्महत्या क्यों कर ली? इसके पीछे की वजह क्या है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आत्महत्या के पीछे की असल वजह आखिर क्या थी? इंद्रकांत त्रिपाठी की तरफ से मणिलाल पाटीदार पर आरोपों को जो लगाए गए आरोप उनका क्या हुआ आखिर? इसके बाद भ्रष्टाचार के आरोपों पर एसआईटी अब तक मौन क्यों है? यह भी एक बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सीओ लेवल का अधिकारी करेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि एक सीओ लेवल का अधिकारी एक आईपीएस की जांच आखिर कैसे कर सकता है? आईपीएस के भ्रष्टाचार की जांच सीओ क्या कर सकता है? यह विधिक तौर पर ठीक है या क्या यह संभव प्रैक्टिकल ग्राउंड पर होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। मणिलाल पाटीदार के पूरे मामले में क्या और कितनी भूमिका है, इस पर भी अब तक तस्वीर साफ नहीं है और क्यों नहीं है यह एक सवाल है। 5 लाख रिश्वत मांगने के आरोपों पर एसआईटी मौन क्यों है? जांच रिपोर्ट में इसका जिक्र आखिर क्यों नहीं है? क्या आईपीएस को बचाने के लिए एसआईटी ने जांच में लीपापोती की है? क्योंकि पूरी जांच रिपोर्ट और जांच कमेटी से सवाल यही खड़ा होता है कि क्या एक आईपीएस को बचाने की कोशिश की जा रही थी? आईपीएस मणिलाल पाटीदार से अब तक इस मामले में कोई पूछताछ आखिर क्यों नहीं हुई? इस समय कोरोना संक्रमित है आईपीएस मणिलाल पाटीदार और उनसे इसलिए अगर पूछताछ नहीं की गई तो फिर ये जांच रिपोर्ट को सबमिट करने की इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों की गई? क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जल्दबाजी में किया गया? तो वहीं बागपत में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। ईंटों से पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। हत्या करके शव को खेतों में फेंक दिया गया। कल शाम से लापता था युवक और युवक ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बागपत के थाना रमाला क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ईंटों से पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। बागपत का यह मामला, हत्या करके शव को खेतों में फेंक दिया गया। तो कल शाम से युवक लापता था। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेजा है। तो यूपी विशेष में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।